कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर जो कि आसान भी है, पहले भी पढ़ा हुआ है और एग्जाम में इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है सीएफएस स्टार्ट करते हुए। क्या आपको भी खुशी हो रही है? क्या आपको भी कुछ बातें याद आ रही हैं कि ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आपको सीएफएस का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। आसान चैप्टर होता है, क्योंकि स्टूडेंट पूछते हैं ना कि सर अगर हम लेट हो गए तो कौन सा चैप्टर पढ़ें, कौन सा चैप्टर छोड़ें। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो डेफिनेटली पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आएगा और इजी होता है। चलिए, तो मैं गगन कपूर आप सभी का वेलकम करता हूं और हम आपके साथ आज स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सर हमें बताती है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन 3 हेडिंग्स। यानी कि साल भर में किसी भी कंपनी में जो कैश से रिलेटेड फ्लोज हुए हैं, ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उन्हें 3 हेडिंग्स में डिटेल से बताती है। बताओ जी, पहली आपको सब याद है सर? पहली होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब आपने जो आपका मेन बिजनेस है, उस मेन बिजनेस एक्टिविटीज से आपने कितना कैश फ्लो कमाया है या आया या गया, वॉट एवर में बी, इसे हम बुलाएंगे CFOA प्यार से। दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मतलब फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी आपके कैश फ्लोज हैं वो कितने थे। और तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग का मतलब शेयर कैपिटल और जो आपकी बोरोइंग्स हैं, जो आपने लोन ले रखे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, उनके जो कैश फ्लोज हैं, CFFA। ये 3 हमने प्रेजेंट करने हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब इसमें जो हमारा सबसे पहला पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसी को ही सीखना मेन होता है। तो हमारे पास यहां पर ना 2 मेथड्स होते हैं ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पहला मेथड ये कम यूज होता है, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड ये ज्यादा यूज होता है, इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। यानी कि कहते हैं ना, घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनडायरेक्ट मेथड ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादातर एग्जाम में ये आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो डायरेक्ट मेथड भी हमारे कोर्स का पार्ट है। ओके सर, नाउ मैं पहले क्या बताऊंगा? तो पहले मैं आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनडायरेक्ट मेथड को बताऊंगा। सर क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं? आंसर इज नो। ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग के अंदर हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सब एक ही जैसा है। नाउ पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय इनडायरेक्ट मेथड।
अब दो बातें हैं, या तो मैं ये पहले आपको समझाने की कोशिश करूं तो उसमें क्या है, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, दिमाग चलाना पड़ेगा, है ना। तो इससे बढ़िया मैं आपको पहले लिखवा देता हूं। आपको पता है जब बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो पहले उन्हें रटवाया जाता है, बाद में चीजों के लॉजिक बताए जाते हैं। तो वही प्रिंसिपल हम भी लगाते हैं, है ना। तो आइए हम आपको बताते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को आपने कैसे निकालना है। चलिए जी, नोट करते हैं मेरे साथ साथ। मैं आपको पहले कुछ मिनिमम बातें बताऊंगा जो कि आपके माइंड में सेट हो पाए, फिर जो बची 5-10% बातें होंगी वो बाद में करेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, आपने क्या करना है, आपने लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। और ये कैसे आएगा, बैलेंस शीट आपको दी होगी तो उसका क्लोजिंग बैलेंस माइनस उसका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। सर जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए पहले हमने अपने फाइनल अकाउंट्स बना लिए हैं। इसका मतलब आपके पास P&L भी है और आपके पास बैलेंस शीट भी है, तभी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। ये पहले नहीं बनता, पहले वो दोनों स्टेटमेंट बनती हैं। अब मुझे P&L का बैलेंस चाहिए और मैं कहां से उठा रहा हूं, बैलेंस शीट से। ये देखो, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, इसका मतलब ये मैं बैलेंस शीट से ले रहा हूं। आप यहां मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपने P&L से क्यों नहीं लिया, तो बिल्कुल P&L से ले सकता हूं, लेकिन एग्जामिनर तो एग्जामिनर है। वो कहता है गगन प्रैक्टिकली तो हर कंपनी के पास अपना P&L होता है, लेकिन हम जब बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे तो हम अक्सर P&L देंगे ही नहीं। अब अगर मैं कह दूं कि P&L का बैलेंस P&L अकाउंट से ले लो, तो बच्चा कहेगा सर P&L तो दिया नहीं है। तो फिर क्या होगा, यानी जब आपको बैलेंस शीट दी होगी तो आपने बैलेंस शीट में P&L का क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लेना है, चाहे ये प्लस में आए चाहे ये माइनस में आए, वट एवर में भी, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, ठीक है सर। इसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, तो लिखेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अब सर बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं बैलेंस शीट में, क्या सभी रिजर्व्स का लेना है, तो आपने लेना है ट्रांसफर टू रिजर्व्स जो कि आपने P&L से ट्रांसफर किए हैं वो। जनरली हम देखते हैं कि हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं P&L से, तो जनरल रिजर्व हो सकता है। कई बार हम देखते हैं इसमें अगर हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो जाए तो CRR भी कभी कभी बन जाता है, DRR भी कभी कभी बन जाता है, पर ऐसा नहीं है कि सभी रिजर्व्स P&L से बनते हैं। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ऐसा रिजर्व जिसके अंदर P&L से ट्रांसफर आपने किया था, तो वो आपने ऐड कर देना, इसका मतलब वो प्रॉफिट का हिस्सा है। अच्छा सी, और इसमें क्या ऐड करें, इसमें आपने ऐड करना है डिविडेंड। डिविडेंड इक्विटी का हो, डिविडेंड प्रेफरेंस का हो, डिविडेंड का नाम इंटरिम डिविडेंड हो, डिविडेंड का नाम फाइनल डिविडेंड हो, ठीक है, वो आपने ऐड कर लेने हैं। 2016 से पहले तक प्रपोज्ड डिविडेंड भी होता था। 2016 से पहले तक, 2016 के बाद प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं है। फिर भी कई बार पुराने क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं, तो वो प्रपोज्ड डिविडेंड का पॉइंट कई बार दिख जाता है। तो एग्जामिनर जब उस पॉइंट को देता है थोड़ा मॉडिफाई करके देता है, तो वैसे तो प्रपोज्ड डिविडेंड आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अगर दिख जाए तो आपने इसका मतलब अभी रट लेना है। इसका मतलब है प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये थोड़ी सी बात मैं बताऊंगा। अच्छा, अगर आपने हमारी कोई और वीडियो देखी, मान लीजिए YouTube में आपने कोई वीडियो देख ली हमारी, या हमारी चैनल पर ही लेटर सपोज, या हमारी वेबसाइट पर ही कोई पुरानी वीडियो है जिसमें मैं प्रपोज डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट बता रहा हूं या कर रहा हूं, तो समझ लेना कि वो वीडियो पुरानी होगी। अब नई वीडियो के अंदर प्रपोज डिविडेंड नाम की कोई चीज नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। तो आपने क्या करना है, P&L का क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस लेना है। ट्रांसफर टू रिजर्व कोई किया गया था P&L से, वो आपने ऐड कर लेना है।
कोई डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड हो, आपने ऐड कर लेना है। और इसमें आपने ऐड कर लेना है प्रोविजन फॉर टैक्स। इसमें आपने ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। और फिर आपने इसका नाम लिख देना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। चलो यहां लिख देता हूं पीबीटी। ओके, क्या आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो या सिर्फ स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो? चलो सर तो बोल ही रहे हैं, क्या जरूरत है, हम सुन लेंगे। अरे इतनी याददाश्त नहीं है आपकी कि केवल सुनते सुनते हो जाएगा, लिखना भी पड़ेगा। सर ये बताओ, क्या हर एक क्वेश्चन के अंदर हमें यही करना पड़ेगा? आंसर इज नो। जब भी पी एंड एल नहीं दिया होगा तो ये काम करना होगा। कभी कभी एग्जामिनर आपको पी एंड एल पकड़ा देगा, कहेगा गगन ये लो प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा हूं आपको। जब प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ होगा तो ये फिगर मुझे सीधी सीधी मिल जाएगी। तब आप कहोगे कि सर ये ऊपर वाला पार्ट कहां गायब हो गया? भाई पी एंड एल में मिल गया तो जरूरत नहीं पड़ी। खैर, लेकिन मैं यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए तब भी क्या किया करूंगा, एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट लेके चलूंगा और ऊपर से आऊंगा ताकि आपको हर क्वेश्चन में इसकी आदत पड़ जाए। ठीक है सर, ये हमारा निकल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए जी, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहता है कि गगन अपने पी एंड एल में से प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लो और उसमें आपने कुछ प्लस माइनस करना है, ठीक है। आइए जी इसमें ऐड करना शुरू करें। मैंने आपको कहा था कि पहले आप थोड़ा सा लिखिए, याद कर लीजिए फॉर्मेट, फिर इसके लॉजिक हम आपको बाद में बता देंगे। कई तड़प रहे होंगे बच्चे कि सर लॉजिक तो समझाओ। अबे लॉजिक वॉजिक सब बाद में, पहले आप याद करो, ठीक है। हर चीज का आपको लॉजिक देंगे। आपने इसमें ऐड करना है जो भी पी एंड एल के अंदर आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस थे या जो भी आपके नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स थी जो आपने पी एंड एल में डेबिट की थी, उन सबको यहां पर आपने ऐड कर लेना है। सर नॉन कैश एक्सपेंसेस जरा बताओ, याद करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि पी एंड एल जब हम बनाते हैं उसमें हमारे कोई नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। सर पी एंड एल में नॉन कैश एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये सबसे मेजर है। इसमें होता है सर गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है सर। इसमें होता है आपका लॉसेस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, एंड कहिए और कहिए, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है तो उनसे अगर आपको कोई लॉस हुआ था तो वो आपने पी एंड एल में माइनस किया था, उसको वापस ऐड बैक कीजिए, उसका रिवर्स इफेक्ट करना होता है हमने। सर अगर कोई डिबेंचर का इंटरेस्ट, क्योंकि डिबेंचर एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो उसका इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये आपने पी एंड एल में माइनस कर रखा होता है तो हम इसे प्लस कर लेते हैं। ओके, डेप्रिसिएशन हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, मतलब कोई भी चीज रिटर्न ऑफ थी वो हो गया, लॉसेस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपके पास हो सकता है, इसके बाद में आपके पास और क्या हो सकता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। कोई भी आइटम अगर आपने रिटर्न ऑफ की है तो वो नॉन कैश हो जाती है, उसको प्लस कर लेना है। अच्छा सर अगर हमने कोई प्रीमियम पे किया हो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ओब्लिक डिबेंचर्स, कहां से? फ्रॉम पी एंड एल, ठीक है। कुछ पुराने जमाने में हम प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देते थे, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं,
आप जब पढ़ेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो वहां लिखा हुआ है कि गगन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जब भी करोगे, अगर प्रीमियम पे रिडीम करोगे तो प्रीमियम को P&L अकाउंट से राइट ऑफ करना होता है। अगर कोई पुरानी बुक होगी तो वहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ हो रखा होता है। ठीक है सर, अभी तो हम नोट कर रहे हैं, अभी हम बहुत ज्यादा दिमाग लगा ही नहीं पा रहे कि आप हमें समझा क्या रहे हो। तो सर कुछ ऐड किया है तो कुछ लेस भी करोगे। यस, आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो भी P&L में क्रेडिट हो रखी थी उन्हें बाहर करो। तो यहां पर आपका रेंट रिसीव्ड हो, आपकी कोई डिविडेंड रिसीव्ड हो, वो माइनस कर दो। अगर आपका कोई प्रॉफिट हुआ था ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट, इफ क्रेडिटेड टू P&L, यहां पर आप लिख सकते हो कि सर हमें प्रॉफिट हुआ था फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने में, लेकिन वो प्रॉफिट हमने P&L में नहीं डाला, तो फिर यहां पर एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड का मतलब है P&L के अंदर जो एडजस्टमेंट हुई थी उनमें से कुछ एडजस्टमेंट्स को मैं रिवर्स कर रहा हूं क्योंकि वो नॉन कैश है, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है। ओके सर, आपने वैसे कहा था कि अभी सिर्फ लिखो, तो मैं लिख रहा हूं, लिखो जी। इसका नाम हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, उसके बाद इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में कैश और बैंक दोनों चीजों को छोड़ करके बाकी करंट एसेट्स की बात करना। एक और आइटम आएगी बैंक ओवरड्राफ्ट, हालांकि वो करंट एसेट नहीं है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। एक तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स इसमें ऐड कर देना, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को भी इसमें ऐड कर देना। इनमें लेस कर देना आप अगर इंक्रीज इन करंट एसेट्स होता है या फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज होता है। इसे हम नाम दे देंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसमें से आपने माइनस कर देना है लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड को लेस कर देना, और ये आपका आ जाएगा यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, लेकिन जनरली प्लस आता है। ओके, ये हमारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को लिखिए, 2 बार इसको पढ़ लीजिए, आपको बचपन याद आ जाएगा कि हाँ सर 12th क्लास में पढ़ा तो था, कुछ ऐसी ही बातें थी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि ये फॉर्मेट आपके माइंड में सेट हो जाए, और फिर लॉजिक इसके आपको बाद में समझाएंगे ठीक क्या रीजन है। ओके, ये बेटे मटेरियल है, ये मैं आपको वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा और आप इसको वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। और इनमें हम रेगुलर बेसिस पर कई बार ना चेंजेस भी कर देते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा 19-20 डिफरेंट आपको प्रिंट आउट दिखाई दे, तो आपने घबराना नहीं है। आइए जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत आसान होता है। आपने क्या करना है, एंटरप्राइज की जो भी ड्यूरिंग द ईयर कैश फ्लोज हैं उन्हें 3 हेडिंग्स में दिखाना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग।
ऑपरेटिंग का मतलब है जो आपका मेन बिजनेस एक्टिविटीज है उससे आपको जो कैश फ्लोज हुए वो दिखाइए। इन्वेस्टिंग का मतलब है जो आपने फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स ले रखी हैं उनसे रिलेटेड कैश फ्लोज को एक जगह दिखाइए। फाइनेंसिंग का मतलब है जो आपके शेयर और डिवेंचर्स हैं उनसे रिलेटेड जो कैश फ्लोज हैं उन्हें आप एक जगह दिखाइए। इन सब के टोटल को हम बोलते हैं नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसे ओपनिंग बैलेंस के साथ जोड़ देंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द सिंपल फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आइए अब इसको समझेंगे, बनाएंगे, डिटेल में बनाएंगे, लेकिन सबसे पहला पार्ट आता है कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में थोड़ा सा समय लगता है। ओके, अगर आप डिटेल्ड फॉर्मेट जानना चाहते हैं तो ये आपका डिटेल्ड फॉर्मेट है और मैंने यहां पर लिखा है कि ये इनडायरेक्ट मेथड से मैं काम कर रहा हूं। इनडायरेक्ट मेथड क्या कहता है? इनडायरेक्ट मेथड ये कहता है कि गगन सर आपने क्या करना है, बेसिकली आपके पास P&L बना हुआ होगा, उस P&L में जो भी नेट प्रॉफिट और लॉस आया उसमें आपने एडजस्ट करनी है कुछ ट्रांजैक्शंस जो कि आपके P&L में थी पर वो नॉन कैश नेचर की थी, इसलिए आप उनको एडजस्ट कर दो, या फिर उन आइटम को एडजस्ट कर दो जो कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की थी, उनको एडजस्ट कर दो। अब बच्चे कह रहे सर इस बात का मतलब बताइए। चलिए जी, क्वेश्चन करवाते करवाते मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने लग गया कि चलो कुछ बच्चों को क्यूरोसिटी हो रही होगी तो उन्हें दिक्कत ना हो। देखिए, ये कंसेप्ट कहता है कि गगन सर आपने पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाया होगा। मैंने कहा हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाया है। कह रहे गगन P&L जो बनता है वो बनता है एक्रूवल के कंसेप्ट के ऊपर, और इसमें कई बार जो कि हमारी कैश फ्लो नॉन ऑपरेटिंग कहती है वो वाली आइटम भी कंसीडर की जाती हैं, क्योंकि P&L तो कहता है, मेरा तो सिंपल सा फॉर्मेट है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। किस बेसिस पर? पहला तो एक्रूवल बेसिस पर। हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट कहती है कि मैं बहुत अलग बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूं कि आप अगर अपना P&L कैश बेसिस पर बनाते तो मेरे पास ये नेट प्रॉफिट ना कैश वाला आ जाता। अभी जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है ये बेसिकली एक्रूवल के कंसेप्ट पर आ रहा है, तो मुझे कैश चाहिए था। तो एक तो क्या हुआ, ये हो गया। तो क्योंकि ये बहुत कुछ इसके जैसा सिमिलर होता है, इसीलिए हमारे पास एक फॉर्मेट है जो आप बचपन में BRS पढ़ते थे उसकी तरह है। ये कहता है कि गगन अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर आपने ढूंढना है तो आप क्या करो, अपने इसी नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करो और इसमें जो कैश की एडजस्टमेंट है वो कर दो। कैश एडजस्टमेंट मतलब आपके P&L में जो नॉन कैश आइटम्स हैं उनको एडजस्ट कर दो, और इसमें आप नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट कर दो। ठीक है, धीरे धीरे जब क्वेश्चन आपको दिखने लगेगा, एक दो सॉल्यूशन आप बनाएंगे तो आप इसे समझ जाएंगे। अब क्या है कि मैं अगर इसे समझाने में समय लगाऊंगा तो मैं सोचता हूं कि मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, मेरे दोनों पर्पस सर्व हो जाएंगे, क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपको कंसेप्ट भी धीरे धीरे समझ में आएगा। आइए जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले उठाते हैं आपको ताकि समझा पाए। ये लीजिए, आप बहुत खुश नसीब हैं कि हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसमें आपको इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको P&L नहीं देगा, वो कहेगा भाई P&L नहीं दे रहा, मैं बैलेंस शीट दे रहा हूं, लेकिन चीजों को सिंप्लीफाइड रखने के लिए हम P&L से स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि ये P&L हट जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आप फिर भी बना लेंगे। ओके, ठीक है सर। हमने इनडायरेक्ट मेथड में P&L से शुरुआत क्यों की? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट कहती है कि गगन सर
हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी एक तरीके का P&L है, लेकिन कैश बेसिस का P&L है। आपने जो P&L बनाया है वो एक्रूवल का है। एक्रूवल कहता है कि कैश ट्रांजैक्शन तो आएंगी, साथ में जो कैश अभी नहीं मिला वो भी आएगा, इसलिए मुझे थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेनी होती है। आइए जी देखते हैं कैसे एडजस्टमेंट करनी है। सबसे पहले दिया हुआ है सेल्स, फिर दिया हुआ है COGS, फिर दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। सर क्या ये इनकम स्टेटमेंट सेम एज शेड्यूल 3 है? आंसर इज नो। कैश फ्लो के स्टेटमेंट में आपको जो फाइनल अकाउंट्स दिए होते हैं, अगर वो शेड्यूल 3 की एग्जैक्ट फॉर्मेट में नहीं है तो चिंता मत करना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही सिंप्लीफाइड आते हैं। अगर शेड्यूल 3 में प्रेजेंटेशन आए तो बच्चे को ना दिक्कत होती है, तो कुछ बुक्स ने क्वेश्चंस को रीड्राफ्ट किया शेड्यूल 3 की फॉर्मेट में, पर आपको क्वेश्चन अक्सर ना सिंपल ऐसे ही दिखाई देंगे, इसलिए फॉर्मेट पर बहुत ज्यादा अभी फोकस नहीं रखना। बात समझो, ये दिया है सेल्स, ये दिया है COGS, ये दिया है ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये दिया सैलरी, ये दिया रेंट, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अचानक डेप्रिसिएशन आ गया, तो क्या तुम्हें पता है कि डेप्रिसिएशन में कैश खर्च नहीं होता, यानी ये नॉन कैश है। और क्योंकि मैं कैश फ्लो निकालना चाह रहा हूं तो इसका मतलब ये आइटम ऐसी है जो मुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी। मतलब ये कि अगर ये आइटम मेरे P&L में नहीं होती तो जानते हो मेरा नेट प्रॉफिट एक्रूवल की बजाय कैश में होता। क्यों? क्योंकि जो स्टेटमेंट आपने बनाई, अगर उसमें नॉन कैश खर्चा ना होता तो आपकी इनकम जो है वो कैश वाली हो जाती। तो सर ये डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जिसमें मेरा कैश नहीं गया, मगर प्रॉफिट निकालते हुए मैंने माइनस किया। तो CFS कहती है गगन इसको हटा लो। हटा लो तो खर्चा है, हटाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश आइटम है, हटा लो। तो देखो जो जो खर्चे मुझे नॉन कैश मिलेंगे हटाता जाऊंगा, और जो खर्चे हटाऊंगा वो मेरे प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। सर एडवर्टीजमेंट रहने दो। लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये नॉन कैश भी है और ये नॉन ऑपरेटिंग भी है, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, तो ये भी रिवर्स होगा, मतलब इसको भी प्लस कर दो। कोई भी प्रोविजन हो आपका, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो वो क्या होता है? नॉन कैश होता है, इसको भी आप क्या कर दो? प्लस कर दो। ठीक है, आइए जी, तो आपने P&L उठाया और P&L में आपको कुछ आइटम दिखाई दे रही थी। चलिए जी, और शुरू करते हैं मेरे साथ साथ। नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। सर ये तो हमें दिया ही नहीं, तो आप सिंपली इसको उठा लो, ये जो आपको दिया हुआ है 20,80,000। बहुत सारी बातें आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मुझे ये पूछना है। मैंने कहा उनको थोड़ी देर के लिए रोको ना। नेट प्रॉफिट याद करो, मैंने आपको क्या बताया था? नेट प्रॉफिट में आपने 3 चीजें ऐड करनी है। क्या कोई आपने ट्रांसफर टू रिजर्व किया है फ्रॉम P&L? आगे से ये बात लिखूंगा नहीं, कंसेप्चुअली माइंड में रखना। क्या P&L में से कोई ट्रांसफर टू रिजर्व किया है? तो क्वेश्चन ने ज्यादा बताया नहीं है, तो नहीं हुआ। क्या आपने किसी भी तरीके का डिविडेंड पे किया है, चाहे वो इक्विटी का हो चाहे वो प्रेफरेंस का हो? और 2 तरह के डिविडेंड की मैं आपके साथ बातें किया करूंगा, इंटरिम और फाइनल। प्रोपोज डिविडेंड की बात नहीं करूंगा, इंटरिम और फाइनल। सर इस क्वेश्चन में ये भी नहीं है। क्या कोई प्रोविजन फॉर टैक्स था? हां सर था, याद आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्स मेरे पास था 7,20,000। आपने इसको प्लस करना है। इसे प्लस करके कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन है कि आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कितना हुआ? 28 lakhs।
अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसा किया, जबकि कुछ बच्चे मुझे ये कह सकते हैं कि सर क्वेश्चन के अंदर हमें इनकम स्टेटमेंट दी हुई थी, है ना, इनकम स्टेटमेंट हमें दी हुई थी। तो सर जब इनकम स्टेटमेंट हमें दी हुई थी तो भी आपने वही वाला फॉर्मेट पकड़ा, P&L क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए पकड़ा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, कई बार बुक क्या करेंगी, बुक कहेंगी गगन हम सीधा यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर आपका आंसर और बुक का आंसर कुछ है तो एक जैसा, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग है। तो चिंता मत करना, आपने यही वाला फॉर्मेट फॉलो करना है हर क्वेश्चन में। बुक वाले कभी कुछ करेंगे और कभी कुछ करेंगे, ठीक है, आप उनको भूल जाओ। आप यहां देखिए, अब इसमें मैं नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें क्या करूंगा, ऐड करूंगा। मैं ऐड करूंगा इसमें, या तो वो खर्चा नॉन कैश होगा या फिर उसका रीजन होगा वो नॉन ऑपरेटिंग खर्चा होगा, इसीलिए मैं उसको प्लस कर रहा हूं। यानी P&L में आपने प्रॉफिट निकालते हुए एक खर्चा माइनस किया था, लेकिन उस खर्चे में कोई कैश बाहर नहीं गया, वो नॉन कैश है, तो आप उसको हटाइए। और हटाने से क्या होगा कि ये मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, इसलिए मैं इसको प्लस कर रहा हूं। तो आपने याद रखना है कि हम इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, इसमें हम ऐड करेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ, इसमें हम ऐड करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। ओके सर, क्या हम हमेशा ये फॉर्मेट लिखेंगे? अभी कुछ क्वेश्चन तक लिखेंगे, बाद में जो एग्जाम में दिया होगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। सर डेप्रिसिएशन हमारे पास था, इसका ट्रीटमेंट तो मैंने कर दिया, मैं इसको रेड लाइन से काट देता हूं ऐसे, इसका ट्रीटमेंट मैंने कर दिया। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, गुडविल रिटर्न ऑफ एक नॉन कैश आइटम है। यहां लिखिए, चाहे अंदर लिखो चाहे बाहर लिखो, वो आपकी मर्जी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है नहीं, अभी मैंने आपको याद करवाने के लिए लिख दिया, आगे से हटा लूंगा। उसके बाद सर लॉस ऑन सेल ऑफ PPE, यहां लिखूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ PPE, ये है 1,60,000, ये भी मैं इसमें प्लस कर दूंगा। ओके नाउ, और कोई आइटम प्लस होने वाली है नहीं, इसे मैं नाम दे दूंगा। अभी मैं इसमें से लेस भी करूंगा, तो पहले मैं इसका टोटल निकाल लूं। 28 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 75 और प्लस 160, 32,85,000। अब इसमें से मैं लेस कर दूंगा, अगर मेरे पास कोई भी नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम यहां पर हुई तो मैं माइनस कर दूं, लेस कर दूंगा। अच्छा, आपको याद दिला दूं कि अगर मेरे पास डिबेंचर्स का इंटरेस्ट यहां पर होता तो मैं उसको भी ऐड करता। क्या मैंने फॉर्मेट में आपको लिख के दिया था? हाँ, डिबेंचर का इंटरेस्ट मैंने आपको लिख के दिया था ना, ये रहा, ठीक है। ये मेन आइटम होती है, लगभग हर क्वेश्चन में होती है। ओके सर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम से आपका क्या मतलब है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब है कि क्वेश्चन में आपको दिया हो कि आपने डिविडेंड रिसीव किया था, आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया था जो आपके बिजनेस की जुड़ी इनकम थी, नहीं थी, तो सर यहां पर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम अभी नहीं थी। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। अब क्या आएगा? अब इसका नाम हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 32,85,000।
अब इसमें आपने ऐड करनी है, तो मैं रेफरेंस के लिए बता दूं, आपने ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स हो या फिर इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज हो, इनमें से कुछ भी हो तो ऐड कर देना। आइए पहले देखते हैं क्या मेरे पास ऐड करने के लिए कुछ है। इन्वेंट्री, पहले तो ईयर चेक करना, ये प्रीवियस ईयर है ये करंट ईयर है, कई बार उल्टे भी दिए होते हैं। तो इन्वेंट्री 45 से 55 हो गई, इंक्रीज हो गई। इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, एसेट इंक्रीज हो गया, इसका मतलब मेरा कैश कम हो गया। मैं एसेट खरीद के लाया, मेरा कैश कम हो रहा है, इसकी वजह से ये माइनस की आइटम है। डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, यहां भी कैश मेरा रिड्यूस हो रहा है। प्रीपेड रेंट, ओ प्रीपेड रेंट मेरा कम हो गया, तो करंट एसेट अगर कम हो जाए तो हमें इसे प्लस करना होता है, इसका मतलब मेरे पास 5000 का कैश फ्लो आया होगा। तो मैं यहां लिखूंगा डिक्रीज इन प्रीपेड रेंट, तो मैं इसे इनर कॉलम में लिख दूं। कभी सर इनर कॉलम में लिखते हो, कभी आउटर में लिखते हो, समझाने के लिए कि छोटी छोटी बातें, इनसे मत घबराना। अच्छा सर मेरे क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। आप जानते हो लाइबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब है कि आपको कैश का आउटफ्लो करना पड़ा होगा, पेमेंट देनी पड़ी होगी। मैं लाइबिलिटी को पेमेंट देता हूं तब वो कम होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट, इस पे लगाओ स्टार। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम कई बार हम पार्ट ऑफ बैंक बैलेंस भी मान लेते हैं, और कई बार हम इसे पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी मान लेते हैं। अब देखो, अगर मैं कहता हूं कि ये मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है तो भी ये यहां पर एडजस्ट नहीं होगा, इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट को मैंने छोड़ दिया। मैंने इसे अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना है तो ये फाइनेंस में जाएगा, अगर मैंने इसे कैश माना है तो ये कैश में जाएगा। दो ही रास्ते इसके होते हैं, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हमने कौन कौन से ट्रीट कर लिए हैं। तो हमने इसमें से क्रेडिटर्स को नहीं, प्लस आइटम को ट्रीट किया, अभी सिर्फ प्रीपेड रेंट को ट्रीट किया है। यहां लिखिए लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, ये 5000 बाहर निकाल दिया। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 10,000, ये लेस होगा। इन्वेंट्री बढ़ गई, इसका मतलब मेरा कैश कंज्यूम हुआ है, खर्च हुआ है। फिर डेटर्स भी मेरे इंक्रीज हुए 20,000, इंक्रीज इन डेटर्स कितने इंक्रीज हुए 20,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लेस 5,000 नहीं 8,000, डिक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स 8,000, तो ये 38,000 मुझे लेस करना है। इसका नाम हो जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। 32,85,000 प्लस 5,000 और माइनस 38,000, ये हो गया 32,52,000। इसमें से माइनस कर दीजिए टैक्स पेड, जो कि क्वेश्चन में गिवन था 552, ये आपका हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो 0,027 लाख। बताइए जी,
हमने एक क्वेश्चन कर लिया, हमने आपसे कहा कि पहले फॉर्मेट को याद कीजिए, फिर फॉर्मेट को अप्लाई कीजिए। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर इसका लॉजिक तो अभी बताया नहीं। तो भाई कोई बात नहीं, लॉजिक भी बता देंगे, क्योंकि एग्जाम में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम जरा लर्निंग के हिसाब से करते हैं। लॉजिक कब लगाना पड़ता है? जब हम किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो लॉजिक की बात भी आएगी। अभी लॉजिक की चिंता नहीं है। सर समय बाकी है, क्या एक क्वेश्चन और कर लें? आइए जी, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब की बार क्वेश्चन कह रहा है गगन, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022-23 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी अब क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे क्या दी गई है? बैलेंस शीट, P&L हटा दिया गया है। तो जो P&L में से मैंने आइटम्स ली थी, अब वो मैं बैलेंस शीट में से ढूंढनी सीखूंगा। ठीक है सर, पहले हम पढ़ लेते हैं। हमारे पास शेयर कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल भी है, प्रेफरेंस कैपिटल भी है। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस है, तो हमारे पास जनरल रिजर्व भी है और P&L भी है। ओके, करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है और प्रोविजन फॉर टैक्स है। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास पीपीई के नाम पर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट है, गुडविल भी है, इन्वेंट्रीज है, डेटर्स हैं, कैश इक्विवेलेंट्स हैं, पीआर है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है गगन, डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया था 20,000 10,000 प्लांट पर, लैंड एंड बिल्डिंग पर। इंटरिम डिविडेंड पे किया गया था 20,000 और 35,000 आपने पे किया था इनकम टैक्स। ठीक है, आइए जी, मुझे बताइए क्या आपको अब P&L दिया हुआ है? आंसर इज नो। मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर आपको P&L नहीं दिया होता। P&L नहीं दिया होता तो मैं पहले अपने रिजर्व एंड सरप्लस में जाऊंगा और रिजर्व एंड सरप्लस में ढूंढूंगा P&L को। ठीक है, ये P&L आ गया। ध्यान रखना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बताइए जी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो मैं यहां लिखूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। ऊपर जो भी कंपनी का नाम हो वो आप लिख देना। ओ सर, अगर आप हमें मौका दे तो हम बनाएंगे। बनाइए, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके सामने, मेरे आगे आगे बनाइए। इसके लिए पहले मुझे माइंड में लाना पड़ेगा कि माइंड में मेरी पिक्चर आनी चाहिए कि क्या होगा। सबसे पहले P&L का बैलेंस आएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो यहां पर आपने लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बेटे मैं भी बार बार लिखता हूं और आप भी बार बार लिखना, कहीं ऐसा ना हो कि सर बना रहे हैं, हम देख रहे हैं और बाद में कह दे सर इसका ना PDF दे दो, फिर कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन जब अपने हाथ से बनाएंगे, गलतियां होंगी, उन गलतियों को आप ठीक करेंगे, तब जाके एग्जाम में आपसे बनेगा। इसलिए खुद बनाना है। सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर मेरे से कोई फिगर भी गलत हो जाए तो आपने अपनी वाली फिगर ले लेनी है। कई बार होता है ना, मैं अकेले बना रहा होता हूं तो गलती हो जाती है। 26,000, इसका मतलब 26,000 का हमने प्रॉफिट कमाया। ऐड, क्या कोई बच्चा बताएगा? इसमें 3 चीजें मैंने अभी ऐड करने को आपको कही है। पहला, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो हमारे पास क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है। ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब है आपने क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करना है। ठीक है, अगर हमने P&L से रिजर्व में ट्रांसफर दिया होगा तो ओपनिंग बैलेंस में कुछ ऐड हुआ होगा, क्लोजिंग बैलेंस बढ़ गया होगा। देखिए कि आपका क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है। यस, मेरे क्लोजिंग बैलेंस कितना है?
70, ओपनिंग कितना था 40, तो ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया मेरा 30,000। बिल्कुल ठीक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। दूसरा डिविडेंड, डिविडेंड चाहे इंटरिम हो चाहे फाइनल हो दोनों आएगा। सर डिविडेंड क्वेश्चन में था और नीचे लिखा हुआ था कि आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया 20,000। यहां पर मैं एक बहुत बड़ी बात आपसे कहूंगा, जो बच्चा समझेगा वो आगे चल के कंफ्यूज कम होगा, क्यों गहराई की बात मैं कह रहा हूं, हो सकता है हर किसी को समझ में ना आए। सर हमारे इस क्वेश्चन में इक्विटी भी है, हमारे इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस भी है। हमें कहा गया कि हमने डिविडेंड पे किया था, तो सर ये डिविडेंड किसका था, इक्विटी का था या प्रेफरेंस का था? मैं झगड़ा क्यों करूंगा, मैं एज्यूम कर लूंगा कि वो दोनों का था। एज्यूम कि ये जो आपने डिविडेंड दिया ये दोनों का था, इक्विटी का भी था और प्रेफरेंस का भी था। वरना आपके माइंड में आएगा कि सर प्रेफरेंस का डिविडेंड कहां गया, तो कभी कभी आपको दिक्कत आएगी कि सर किसी क्वेश्चन में आपने प्रेफरेंस का तो डिविडेंड लिया और किसी क्वेश्चन में आपने प्रेफरेंस का डिविडेंड नहीं लिया, ये दिक्कत आपको आ सकती है। तो ऐसे में ये डिपेंड करेगा कि मैंने एजम्पशन क्या ली है। मोस्टली बुक ये एजम्पशन ले लेती हैं और बताती भी नहीं है कि हमने एजम्पशन लिया है कि इंटरिम डिविडेंड मुझे दिया हुआ था, तो मैंने अपना लॉजिक लगाया। मेरा लॉजिक ये कह रहा था कि कंपनी लॉ कहता है गगन, इक्विटी को डिविडेंड तब देना जब आपने पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया हो। क्या आपने प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया है? मैंने कहा भाई क्वेश्चन तो कह नहीं रहा, तो एज्यूम कर लेता हूं कि 20,000 में इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है। ठीक है, तो मैंने एज्यूम किया इट इंक्लूड्स प्रेफरेंस डिविडेंड ऑल्सो, अदरवाइज जब तक हम प्रेफरेंस को डिविडेंड नहीं देंगे इक्विटी को कैसे दे सकते हैं। तीसरा मुझे इसमें ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर टैक्स मुझे इसमें ऐड करना है। मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 35,000 मैंने टैक्स पे किया था और यहां दिया हुआ है। ठीक है, आइए जी, वर्किंग नोट्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, यहां लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब भी हम कोई अकाउंट बनाएंगे तो पहले मैं चेक करूंगा कि वो अकाउंट एसेट का है या लाइबिलिटी का है। अगर लाइबिलिटी का है तो उसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिट होगा, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो हमेशा ना ऑपोजिट साइड पे लिखना पड़ता है। तो कई बच्चों को तो मैं बता दूं कि क्लोजिंग बैलेंस डेबिट नहीं है, क्रेडिट है, लेकिन आता ऑपोजिट साइड पे है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग 40,000, क्लोजिंग 50,000, तो यहां लिखो 40,000, यहां लिखो 50,000। तो पहले आपने देखना है कि जब भी आप कोई अकाउंट बनाएंगे तो वो एसेट का है या लाइबिलिटी का है। एसेट का है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, लाइबिलिटी का है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जहां आता है क्लोजिंग बैलेंस उसके ऑपोजिट में ही आता है, यानी बैलेंस ये भी क्रेडिट ही है और बैलेंस ये भी क्रेडिट ही है, प्लेसमेंट अलग अलग होती है। ठीक है, अब एक तो आता है इसमें टू बैंक टैक्स पेड, एक इंफॉर्मेशन यहां आती है। दूसरी इंफॉर्मेशन यहां आती है बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रोविजन मेड। क्वेश्चन दोनों में से एक बात बता देता है। तो जैसे हमें इस क्वेश्चन में ये फिगर दी हुई है कि आपने टैक्स पे किया है 35,000, तो इसका मतलब ये फिगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है 35,000 टैक्स पेड।
ठीक है, ये गिवन है। अब ये गिवन है तो ये मेरी हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर। तो ये हो जाएगी 85,000, 85,000 और ये हो जाएगी 45,000। ठीक है, इसमें कोई कैश फ्लो नहीं है, इसमें कोई कैश फ्लो नहीं है, इसमें कैश फ्लो है। पेड मतलब आउटफ्लो है। तो ये जो आउटफ्लो होता है इसे हम माइनस कर देते हैं फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। हम जब अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालते हैं तो लास्ट में जाके टैक्स पेड माइनस करते हैं। और जब हम स्टार्टिंग कर रहे होते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, तो हम नेट प्रॉफिट में प्रोविजन मेड को नेट प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं। तो इसे हम ऐड कर देंगे, 45,000 को हम ऊपर ऐड कर देंगे, यहां पर हम इसे ऐड कर देंगे। लीजिए, ऐड करने के बाद जो मुझे फिगर मिलती है उसका नाम हो जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट मीन्स पीबीटी। 26,000, 30,000, 20,000, 45,000, 1,21,000। सर नेट प्रॉफिट लो, उसमें 3 चीजें ऐड करो। ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड कर दो, उसमें सर आप अपना डिविडेंड ऐड कर दो, और उसमें आप प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दो। कर दिया, आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अब आपने कुछ और चीजें भी ऐड करनी है। बोलो क्या क्या? पहले मैं लिख दूं, डेप्रिसिएशन। आइए जी, डेप्रिसिएशन मेरा था 20,000 प्लांट पर, 10,000 लैंड एंड बिल्डिंग पर। 20,000 प्लांट पर, 10,000 लैंड एंड बिल्डिंग पर, यानी ये हो गया 30,000। सर इसमें हमने ऐड करना है गुडविल रिटर्न ऑफ। क्या क्वेश्चन में गुडविल है? यस। क्या रिटर्न ऑफ हुई है? चेक करो। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है डिक्रीज होना। आपकी गुडविल 115 से 90 यानी डिक्रीज हुई है। कितना? 15,000। दैट मीन्स ये रिटर्न ऑफ है। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है एसेट्स को P&L में डाल के कम करना। तो हमने 15,000, नहीं सर गलती कर रहे हो, 25,000, सॉरी 1,15,000 से 90,000 यानी 25,000 का डिक्रीज है। ओके। उसके बाद सर इसमें हम लेते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किए हो वो लेते हैं, कोई लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हो वो लेते हैं। आइए जी चेक करें। नहीं, हमें कुछ सेल परचेज की इंफॉर्मेशन तो दी नहीं, तो हमें इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, पर कोई लॉस वगैरह मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, क्या कोई लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? तो बेटे क्वेश्चन में कहीं दिख नहीं रहा। सर क्या कोई डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे किया था P&L के थ्रू? ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सर क्वेश्चन के अंदर कोई डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं है। ओके। क्या कोई लेस आइटम है? लेस आइटम मतलब कोई इंटरेस्ट हो, कोई डिविडेंड रिसीव्ड हो, कोई ऐसी आइटम, मतलब कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको P&L में दिख रही हो? तो सर ये भी नहीं है। तो अब बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आइए जी कैलकुलेटर जी, 1,21,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000, 176। अब सर इसमें देखिए, क्या कोई करंट एसेट्स का डिक्रीज है और क्या कोई करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज है? ये दो चीजें देखिए, इसको ऐड करेंगे। आओ जी, इन्वेंट्री ईयर चेक कर लेना,
ईयर दिया हुआ है 22 23 इन्वेंट्री, तो सर इन्वेंट्री तो इंक्रीज हो रही है, मतलब ये माइनस की आइटम है। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, माइनस की आइटम है। कैश इक्विवेलेंट लास्ट में लिया जाता है। बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, माइनस की आइटम है। ओके, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का ट्रीटमेंट हो चुका है। बिल्स पेबल डिक्रीज हो गए, 20 से 16 हो गए, माइनस की आइटम है। क्रेडिटर्स ये हमारे इंक्रीज हुए हैं, क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हुए हैं। लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो कैश आता है, प्लस करना पड़ता है। ये कितना हो गया 28,000, ठीक है। तो यहां लिखेंगे आप इंक्रीज इन ट्रेड क्रेडिटर्स 28,000 प्लस लेस में आ रहा है आपका बिल्स पेबल, डिक्रीज इन बिल्स पेबल, ₹4,000 डिक्रीज है, तो हमने पहले डिक्रीज लिख दिया, इसलिए ब्रैकेट क्या लगानी। उसके बाद आपका ये भी ट्रीट हो गया, ये भी ट्रीट हो गया, ये भी ट्रीट हो गया। इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रही हैं बाय 32,000। इन्वेंट्रीज इंक्रीज हुई मतलब एसेट इंक्रीज हुआ, मतलब आपका कैश खर्च हो गया। ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो गए 40,000, इंक्रीज इन जगह बता लू, ट्रेड रिसीवेबल्स 40,000। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम बाद में लेते हैं, और बिल्स रिसीवेबल भी हमारे इंक्रीज हो गए 10,000। इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल 10,000, तो ये हो गया 40, 50, 50 एंड 30, 86,000 आपने करना है लेस। दिस इज नोन एज कैश generated from operations। 176 प्लस 28 और माइनस 86, ये हो गया 1,18,000। इसमें से माइनस कर देंगे लेस टैक्स पेड, और हमारे पास टैक्स पेड था 35,000। इसे हम नाम दे देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारे पास आ गया 83,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 83,000, ठीक है। वैसे तो आज का हमारा पर्पस था कि हम आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिखाएं, हम आपको इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग अभी नहीं सिखाना चाहते थे, तो इसे थोड़ा सा ना पेंडिंग छोड़ देते हैं। अगर आपको आता हो तो आप इसे पूरा कर लेना, अगर आपको नहीं आता हो तो 1-2 क्लास के बाद पूरा कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, ठीक है। आओ जी, अब हम अपनी इन्वेस्टिंग के कैश फ्लोज को ढूंढते हैं, ठीक है। धीरे धीरे डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी यहां पे लिखा है कि डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 वॉज चार्ज ऑन प्लांट, तो प्लांट मेरा था 80,000, इसे डेप्रिशिएट कर दो 20,000 से,
तो सर इसका मतलब है ये डेप्रिशिएट हो गया, तो ये होना चाहिए 60,000 का। बोलो, डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू का कम हो जाना। 80,000 का प्लांट अगर 20,000 डेप्रिशिएट होगा तो कितने का हो जाएगा? 60,000। मगर ये तो 2 लाख का हो गया, इसका मतलब आपने प्लांट को परचेज किया है। यहां लिखूंगा परचेज ऑफ प्लांट 1,40,000। अब आप कहोगे सर इसका अकाउंट सिखा दो, तो आज समय नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में अकाउंट बनाना सिखा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये डेप्रिशिएशन का तो सब इफेक्ट आ गया। फिर आपने 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है किस पर? बिल्डिंग पर। तो आपकी बिल्डिंग अगर ये 2 लाख की थी और मैं इसे 10,000 डेप्रिशिएट मतलब कम कर दूं तो ये 190 होनी चाहिए, लेकिन ये 170 आ रही है, तो इसका मतलब ये 20,000 से कम हुई है। तो यहां लिख दूंगा सेल ऑफ बिल्डिंग 20,000। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1,20,000। अब फाइनेंसिंग पे चलते हैं। फाइनेंसिंग में मैंने देखा तो मेरी इक्विटी कैपिटल 1 लाख से इंक्रीज हो गई, तो यहां लिख दूंगा इंक्रीज इन, या लिखूंगा इश्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल। इश्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल 1 लाख। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। क्योंकि आपकी क्लोजिंग इक्विटी कैपिटल ज्यादा है, तो सोचो वो क्यों ज्यादा है? जरूर आपने शेयर इश्यू किए होंगे। रिडेम्पशन ऑफ 8% प्रेफरेंस कैपिटल, ये आपने कैपिटल यहां पर देखोगे तो आपकी प्रेफरेंस कैपिटल कम हो गई है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हो गया, इसका ट्रीटमेंट हो गया, इसका ट्रीटमेंट हो गया, इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ट्रीटमेंट लास्ट में होता है। अब आ गया डिविडेंड पे किया था 20,000, तो ये भी यहां पर आएगा डिविडेंड पेड। ओहो सर आपने सीधा बाहर क्यों लिख दिया? ये यहां पर आ रहे थे 1,50,000 ये और 20,000 डिविडेंड पेड ये। यहां पर आ जाएगा हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 30,000। अब देखते हैं हमारा नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश क्या बनता है। 83,000 प्लस 30,000, 2 पॉजिटिव कैश फ्लोज हुए हैं, 1 नेगेटिव कैश फ्लो हुआ है, तो हमारा कैश अल्टीमेटली डिक्रीज हुआ है। तो मैं यहां लिख दूंगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 7,000 एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस था 25, ये नेगेटिव था सॉरी, और ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। ये लीजिए, इसका मतलब है कि मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बनी है। तो इस पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने आपको 2 क्वेश्चन करवाए, और इन 2 क्वेश्चन में हमारा फोकस था कि आपको पहले हम फॉर्मेट बताएं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड में हम कैसे करते हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, फॉर्मेट को याद कीजिए। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको इन सभी चीजों का लॉजिक समझाऊंगा कि हमने ऐसा क्यों किया,
तो एटलीस्ट आपके माइंड में पहले एक फॉर्मेट सेट हो जाना चाहिए कि हमारा फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे और आपको इसकी आगे की बात बताएंगे। उम्मीद है इतना आपने समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू।